जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग मौर्य काल से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कब की थी? तो 322 ईसा पूर्व में की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको पूछ देगा दोस्तों कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको आंसर करना है घनानंद। क्या करना है? घनानंद। और इसको हराया कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मगध के साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा? तो ये चाणक्य के सहयोग से बैठे थे। ये 322 ईसा पूर्व में बैठे थे दोस्तों। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल को मानते हैं? तो शूद्र कुल का। नेक्स्ट है, जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं? तो ये क्षत्रिय कुल के मानते हैं। देखिए याद दीजिएगा, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल के माना जाता है, लेकिन जैन और बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल का माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो विरसल शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहाँ मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की रचना थी तो इंडिका। आपको पूछ देगा कि इंडिका की रचना किसने की थी या इंडिका की रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर आपको करना है मेगास्थनीज करना है दोस्तों। ठीक है। चलिए अब देखिए, प्रमुख भारतीय शासक एवं वंश एवं उपाधियां। आपसे पूछ देगा बिंदुसार किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था। और इसकी उपाधि पूछ देगा दोस्तों कि अमित घात जो है सो किस शासक का उपनाम था? तो बिंदुसार का। किसका? उपनाम का, बिंदुसार का दोस्तों। पूछ देगा देव नाम प्रिय किस शासक का नाम था या उपनाम था? तो अशोक का। किसका? अशोक का उपनाम था देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। अशोक को क्या बोला जाता था? देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये उपाधि मिला था दोस्तों। ये अशोक किस वंश का था? तो मौर्य वंश का। नेक्स्ट है कनिष्क। कनिष्क किस वंश का था? तो किसान वंश का। और इसका जो उपाधि मिला था देवपुत्र। पूछ देगा देवपुत्र किनकी उपाधि किसको दिया गया था? तो कनिष्क को दिया गया था। नेक्स्ट है हाल। हाल जो है सातवाहन वंश के थे और कवि वात्सल की उपाधि मिली थी। फिर है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये सातवाहन वंश के थे दोस्तों। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश के थे। ये क्षत्रिय दर्पमान मर्दन इनका उपाधि मिला था इनको। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। बीना बजाते हुए सिक्का पर जो है ना, इन्हीं का चित्र है। बीना बजाते हुए सिक्का का पर चित्र जो है सो समुद्रगुप्त का ही है और ये गुप्त वंश से संबंधित थे। और इनको उपाधि मिला था कविराज पराक्रमक। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त वंश के थे और इनको महाराज धीराज की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? महाराज धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या उपाधि मिली थी? तो महाराज धीराज। आपको पूछ देगा महाराज धीराज की उपाधि किन्हें दिया गया था? आपको दे देगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, इधर करके दे देगा। ठीक है, तो आपको आंसर करना क्या है? तो चंद्रगुप्त प्रथम करना है दोस्तों। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी गुप्त वंश के थे और विक्रमादित्य की उपाधि मिला था इनको। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है दोस्तों, ये उपाधि मिला था उनको। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है पुष्पभूति वंश के थे और इनको शीलादित्य की उपाधि मिली थी।
अगला देखिए, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक वंश के थे या वातापी के, ठीक है। इनका जो है उपाधि थी परमेश्वर। फिर है महेंद्र वर्मन प्रथम, ये पल्लव वंश के थे, ठीक है। और ये विचित्र चित्र थे, इनकी उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम, ये भी पल्लव वंश के थे। और वातापी कोंड, आपको पूछ देगा वातापी कोंड की उपाधि किन्हें दिया गया था, तो आपको करना है आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम को वातापी कोंड का उपाधि दिया गया था। फिर महामल भी इन्हीं का उपाधि है, नरसिंह वर्मन प्रथम का। फिर गोविंद तृतीय, ये राष्ट्रकूट वंश के थे, इनको जंगतुंग उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है विक्रमादित्य चतुर्थ, ये चालुक वंश के थे और तिरुभुवन मल इनका उपाधि दिया गया था। अगला देखिए दोस्तों, विक्रमादित्य द्वितीय, ये चालुक या वेगी वंश के थे, ये नरेंद्र मृगराज इनका उपाधि था। नेक्स्ट है राजराज ये जो चोल वंश के थे, और जय मंगोड चोल मर्तांड इनका उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम, इनका ये चोल वंश के थे और इनको गंगई कोंड चोल कहा जाता था। राजेंद्र प्रथम को गंगई कोंड चोल कहा जाता था। आगे देखिए दोस्तों, आगे है चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा था, तो सेंडोकोटस कहा था। बोला जाएगा, आपको पूछ देगा कि सेंडोकोटस किन्हें कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। और किसने दिया था, तो यूनानियों ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस किसने कहा था, तो यूनानियों ने कहा था। नेक्स्ट है अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया, तो ये जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुई थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र जो अभी पटना कहलाता है। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र। आपको पूछ देगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य थे। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्रांत दिए थे, तो काबुल दिए थे, हेरात, कंधार और मकरान दिया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था, तो 4 प्रांतों में था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ में से मिलती है, तो तमिल ग्रंथ अहाना नूरू एवं मुरना नूरू से मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो अमात्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमात्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है दोस्तों। कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन थे, तो भद्रबाहु थे। कौन थे, भद्रबाहु थे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्याग किया था, तो संलेखना विधि से। अब संलेखना विधि होता क्या है, तो भूखे रह करके प्राण को त्यागना, ये संलेखना विधि कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ, तो विशाखादत्त में। किसमें, विशाखादत्त में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, तो 298 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न है तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय हुआ था, तो बिंदुसार के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था, तो डायमेकस आया था। कौन आया था, तो डायमेकस आया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का। किसका, आजीवक संप्रदाय का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा, ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा नाम किसने दिया था, तो मेगास्थी ने दिया था। पूछ देगा
कि पॉलीपुरोथा किसे कहा जाता है, तो पाटलिपुत्र को कहा जाता है। ठीक है, और इसका पाटलिपुत्र को अगर पूछ देगा पाटलिपुत्र को पॉलीपुरोथा किसे नाम किसने दिया था, तो मेगास्थनीज ने दिए थे। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, तो अशोक था। कौन सा था, अशोक था। नेक्स्ट है अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो देव नाम प्रिय और देवा नाम प्रियदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट है पुराणों में अशोक के किस नाम से जाना जाता है, तो अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब है अशोक कालीन मौर्य साम्राज्य के प्रांत। प्रांत है या राजधानी है, और वर्तमान स्थिति ये कहाँ है, तो उत्तरापथ। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। नेक्स्ट है प्राच्य या पूर्वी प्रांत, ये पाटलिपुत्र में है और ये बिहार में है। नेक्स्ट है अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैनी। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैनी और ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है दक्षिणापथ की राजधानी क्या है, सुवर्णगिरी। अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कलिंग। कलिंग की राजधानी क्या है, तोसली, और ये कहाँ है, उड़ीसा में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अशोक के शासनकाल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। अधिकारी अग्रमात्य, ये सम्राट का मुख्यमंत्री तथा सहायक था। नेक्स्ट है महामात्र, ये प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे। फिर है राजूक। राजूक जो प्रांतीय स्तर के उच्चाधिकारी थे। नेक्स्ट है युक्त या उक्तक, ये राजस्व संग्राहक करने वाला था। ठीक है, जैसे अभी वित्त मंत्री होता है उसी तरह से समझ जाइए। फिर है प्रादेशिक, जिले का पदाधिकारी होता है। ये राजस्व जो है दोस्तों, राजस्व कर्मचारी जिस तरह होता है उस तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसेम ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग विजय किस ईसा पूर्व में की थी, तो 261 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो तोसली। कहाँ है, तोसली। नेक्स्ट है कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था, तो हाथियों के लिए। किसके लिए, हाथियों के लिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख के। कितना, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है उत्तरांचल में अशोक के एक शिलालेख स्थित है, ये कालसी में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया, तो ललित पतन नगर बसाए थे। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग करके कौन सा घोष अपनाया, तो धम घोष अपनाया दोस्तों। नेक्स्ट है अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो रूमीनदेई अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से, तो रूमीनदेई अभिलेख से। नेक्स्ट, अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका पूजा करता था, तो भगवान शिव का पूजा करता था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, तो उपगुप्त ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक की माता का नाम क्या था, तो सुभद्रांगी नाम था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा, तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो लगभग 137 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वृहद शिलालेख की संख्या कितनी है, तो 14 है। कितना है, 14 है। नेक्स्ट है चाणक्य का नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त, मैं ऊपर में बता चुका हूं। नेक्स्ट है मैकियावेली की प्रिंस की तुलना किससे की जाती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, तो विशाखादत्त थे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के शिलालेख के प्राप्ति स्थल और खोज वर्ष, स्थान और लिपि। जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़, स्थान गिरनार, ये ब्राह्मी लिपि, ठीक है। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको अच्छे से आप खुद रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग, क्या अशोक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भेजे गए बौद्ध प्रचारक, बौद्ध प्रचार के लिए अशोक किनको कहाँ भेजा था, ठीक है, तो बौद्ध प्रचारक और विभिन्न क्षेत्र। अब श्रीलंका किसको भेजा था, तो महेंद्र और संघमित्रा को, अपने पुत्र और पुत्री को। मध्यांतिका को कश्मीर और गंधार भेजा था। सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि भेजा था। नेक्स्ट है रक्षित को उत्तरी कनारा भेजा था। धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत भेजा था। नेक्स्ट है महारक्षित को अवन राज्य भेजा था। नेक्स्ट है महाधर्म रक्षित, ये महाराष्ट्र भेजे थे। नेक्स्ट है महादेव को मैसूर भेजे थे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है सौंदरानंद किसकी रचना है, तो अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है मौर्य वंश से पूर्व मगध का शासक कौन था, तो घनानंद था। नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो संस्कृत भाषा में की थी दोस्तों। अब अर्थशास्त्र है तो देखिए क्या है, संस्कृत भाषा दोस्तों। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियां पर। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्री को क्या कहा जाता था, पुरोहित कहा जाता था। अभी भी पुरोहित हम लोग ही कहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। नेक्स्ट है मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था, तो ये जो है राष्ट्र कहा जाता था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई क्या थी, ग्राम, क्या थी, ग्राम थी। नेक्स्ट है अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाला कौन शिलालेख है, तो ये 13वां शिलालेख है दोस्तों। इसमें कलिंग विजय का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के कौन से शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये प्रथम शिलालेख में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है कहां से प्राप्त हुआ, ये धौली से प्राप्त हुआ। कहीं कहीं लिखता है धौलीवीरा। नेक्स्ट है मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी, तो पाली थी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो पन था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो पन था दोस्तों। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न है किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो परिशिष्ट पर्व में दोस्तों। ये पर्वन लिख दिया है लेकिन परिशिष्ट पर्व है ये सही, ठीक है। नेक्स्ट है किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, तो आषाढ़ में होता था। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ आप लोग हिंदी महीना अगर जानते होंगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये लकड़ी का बना था। किसका, लकड़ी का। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था, तो राजकीय भूमि से प्राप्त आई। नेक्स्ट है किस अभिलेख से यह साबित क्यों होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है वैसे स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये भाबरू स्तंभ लेख है दोस्तों। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो अशोक ने की थी। किसने की थी, अशोक ने की थी। अब देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनके वर्णित विषय। देखिए दोस्तों, पहला शिलालेख इसमें पशु बलि की भर्त्सना की गई थी, ठीक है। दूसरा शिलालेख में
इसमें मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा की वर्णन किया गया था। सारे का सारा नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 5वां शिलालेख। इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए मेन है, हमेशा पूछता क्या है, 13वां शिलालेख दोस्तों। क्या पूछता है? 13वां शिलालेख, सॉरी हाँ 13वां शिलालेख। देखिए 13वां शिलालेख वो है, यह अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। क्या है? सबसे लंबा अभिलेख है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। आपको पूछ देगा अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है, तो 13वां अभिलेख। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वां अभिलेख। ठीक है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, ये 13वां शिलालेख में। और कुल शिलालेख क्या है, कितना है, तो 14 है। कितना है? 14 है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अर्थशास्त्र में हुआ है। नेक्स्ट है मौर्य काल में एग्रोनोमई किसे कहा जाता है, तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। नेक्स्ट है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है, तो गूढ़ पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है, तो मेगास्थनीज का युक्ति है दोस्तों। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।